ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ अब्दुल वहीद रब्बानी। और जैसा कि आपको अंदाजा है कि हम सक्सेस स्टोरीज लेकर आते हैं, और आज एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राशिद खान रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट में इन्होंने सिर्फ जो इनका फील्ड ही नहीं है बल्कि यहाँ इन्होंने आके बड़े झंडे गाड़े हैं। और यहाँ रिसेंटली इन्होंने बेस्ट सीईओ ऑफ द अवार्ड है वो जीता है, जिसमें 500 के करीब जो कंपनी थी उनके सीईओ मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच रोहित भाई, बहुत शुक्रिया आपके हाँ, तशरीफ लाने का। अच्छा थोड़ा बता दीजिएगा, पाकिस्तान से रावलपिंडी से हैं, क्या था इंटरेस्ट ऑफ स्टडी, क्या था, कब ऑस्ट्रेलिया आए? 2005 में आना हुआ ऑस्ट्रेलिया। अ, आया तो आईटी के सेक्टर के ऊपर था, आईटी के अंदर मैंने काम किया हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाटा बेसिस में काम किया। फिर क्योंकि मैं एक बहुत ही वेल रिनाउंड बैंक, ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ टॉप बैंक्स के लिए काम किया मैंने, तो इमरजेंसी मैनेजर काम करना शुरू किया मैंने 2011 से ऑनवर्ड। तो वहाँ से फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट का जो स्टार्ट है वो शुरू हुआ, उसका जर्नी कह सकते हैं आप, वो मैंने लिया और उसी फील्ड में हूँ बस। अब मैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स लिखता हूँ, और मेरी अपनी कंपनी है इवैक्यूएशन के नाम से, तो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छा, इमरजेंसी मैनेजमेंट है क्या, मतलब आम लोगों के लिए समझने के लिए, और क्या ये उन आम लोगों की इंटरेस्ट की बात है? इमरजेंसी मैनेजमेंट हर इंसान की ज़रूरत है। इमरजेंसी वैसे तो कहते हैं ऐसे इवेंट हैं जो कि इतनी जल्दी में हो जाए कि आपके पास उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम ना मिले, लेकिन उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। लोगों के ऊपर फाइनेंशियल, यहाँ पे क्योंकि बहुत से माइग्रेंट्स भी हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसीज भी आ जाती हैं। तो मेरी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या जो कि ऐसी आफात जैसे फ्लड्स हो गए, ज़लज़ले हो गए, अर्थक्वेक्स और फायर्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। इसके अलावा इवैक्यूएशन वगैरह होगी, मास इवैक्यूएशन होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे एक वक्त में निकालना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो ये मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टी, और ये इमरजेंसी मैनेजमेंट जो मैं करता हूँ वो ये है कि कैसे लोगों को उस डेंजर से निकालना है। तो ना सिर्फ उस डेंजर से निकालना है, बल्कि उससे पहले वाले एग्ज़ाम जो हैं वो भी इमरजेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। कि जब एक जगह आग लग जाती है, इसका मतलब है कि अब तो रिस्पॉन्डर्स का काम शुरू हो गया। जैसे पाकिस्तान में 1122 है, यहाँ पे फायर रेस्क्यू विक्टोरिया है, क्वींसलैंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं। तो उनका काम होता है रिस्पॉन्ड करना, मतलब अगर आग लगी है तो वो जाएंगे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर ज़लज़ला आ गया तो वो जाएंगे रिस्पॉन्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कैसे डील किया जाता है। कहीं फ्लड आ गया है तो वो फ्लड के अंदर मैनेजमेंट करेंगे, कैसे वहाँ से लोगों को निकालना है। ये तो हो गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स का हिस्सा। इमरजेंसी मैनेजमेंट वो होलिस्टिक एक माइंडसेट है जहाँ पे आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, मतलब आप पहले से तैयार हैं कि नहीं। अगर आपकी बिल्डिंग को आग लग सकती है तो आपने बिल्डिंग के अंदर वो चीज़ें लगाई जिससे बिल्डिंग में आग ना लगे। आपने बिल्डिंग परमिट जब अप्रूव करवाया तो उसमें आपने डिड यू मेक श्योर कि इमरजेंसी मैनेजमेंट की सारे एस्पेक्ट को देखा गया, वहाँ पे इनफ बॉडी रेजिस्टेंस है बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक फ्लड को बर्दाश्त कर सके अगर उसकी फ्लड प्रोफाइल है उस एरिया की। तो ये सब पार्ट जो है ये इमरजेंसी मैनेजमेंट का है। इमरजेंसी मैनेजमेंट के 4 बड़े कंपोनेंट हैं, जिसका सबसे पहला कंपोनेंट है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी मिटिगेशन प्लान बनाते हैं आप। मतलब कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई करें, किसी एरिया है जहाँ पे आग लगने का खतरा है, तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे आग लगने का खतरा है। ये आइडेंटिफाई करना पहला हिस्सा है कि यहाँ आग लग सकती है, या इस एरिया में आग लग सकती है, या इस चीज़ से आग लग सकती है। फिर उसके बाद उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं आप कि किस तरह इस एरिया को बचाया जाए, उस जगह से, उस आग से बचाया जाए जो कि इस एरिया में आ सकती है। तीसरी चीज़ है जब रिस्पॉन्ड करना कि अब आग लग गया तो उस आग को बुझाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे फायर रेस्क्यू विक्टोरिया आएगी, कंट्री फायर अथॉरिटी आएगी, मतलब फाइन और हायरार्की होगी। और उसका जो चौथा काम है वो है रिकवरी, मतलब जब आग लग गई, उसका नुकसान हो गया, उसके बाद क्या, उस रिकवरी प्रोसेस में क्या होगा। वो जो लोग इमोशनली डैमेज हो गए हैं या जिन लोगों का फाइनेंशियल नुकसान हो गया है, उसको इंश्योरेंसेस कैसे कवर करेंगे, उन लोगों को उस प्रॉब्लम से कैसे निकालेंगे, वो जो रिकवरी प्रोसेस। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, हम इसे वैसे MPRs को कहते हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये चारों चीज़ें मिलकर इमरजेंसी मैनेजमेंट बनती है।
अच्छा, अगर हम मुख्तलिफ पाकिस्तान की बात करें तो आप समझते हैं कि उस लिहाज से ये जितने इसको रिस्पॉन्स करने के लिए जितने एलिमेंट होने चाहिए वो मौजूद होते हैं, हमारे जितने प्लाजे या फिर बाकी जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, स्पेशली कुछ माह कबल लाहौर का जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा है, फ्री सेंटर में एक आग लगी थी, जो उनकी शॉप सारी जल गई थी। और फिर ये आप समझते हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान में तो इस तरह के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं, क्या वजह हैं, काज़िज़ क्या होती है, आप समझते हैं कि उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखें पाकिस्तान में तो एनडीएमए भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिफाइन कर दिया कि ये एक एरिया ऑफ रिस्क है, मतलब हफीज सेंटर तो एक सिर्फ शॉपिंग सेंटर है जहाँ कभी आग लग सकती है। तो पहले तो ये डिफाइन करना कि इस बिल्डिंग को जब बनाया जाएगा तो इसमें उन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन होगा। जैसे ये तो एक ऐसा प्लाजा में आग लगी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मौजूद थी, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जिनको जो जल्दी आग लग सकती है। जैसे आपके पास फ़ोन की बैटरीज हैं, आपके पास मोबाइल लैपटॉप्स हैं, और लैपटॉप के अंदर जो बैटरियाँ पड़ी हैं वो बैटरियाँ तो आतिश की माते हैं, वो तो उनको आग लगेगी तो वो बहुत स्पीड से फैलेगी। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। इमरजेंसी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस बिल्डिंग में क्या है। क्या वो कपड़े की दुकान है, क्या वो फोन की दुकान है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान है, क्या वो हॉस्पिटल है, वो क्या है, बिल्डिंग क्या है। तो अगर बिल्डिंग के बारे में पहले मालूमात इकट्ठी करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसके ये मामले हो सकते हैं इसके साथ, जैसे आग लग सकती है, इसके अंदर फ्लड आ सकता है, पानी की लीकेज हो सकती है, उस पानी की लीकेज से इलेक्ट्रिक शॉर्टेज हो सकती है, जो कि एक और बड़ी इमरजेंसी को जन्म दे सकती है। तो आइडेंटिफाई करना अब एनडीएमए का काम है, ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना, उस पूरे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लाना और आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी। और मेरा ख्याल है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। पहले तो लोगों को बताना कि ये एक प्रॉब्लम है। जब तक आप कोई भी बीमारी है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, कि अगर आप ये बता ही ना सकें कि आपके पेट में दर्द है कि आपके कान में दर्द है, तो आप बीमार की जो बीमारी का इलाज है वो डॉक्टर कहाँ से शुरू करेगा। तो पहले लोगों को ये पता होना चाहिए ये दर्द है, इसकी तकलीफ है। तो एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी चाहिए कि आग से कितना नुकसान हो सकता है, फ्लड से कितना नुकसान हो सकता है। जैसे आग तो बड़े शहरों में आग लगती है, यहाँ पे खैर होता है बुश फायर। अभी कल से बुश फायर शुरू थी यहाँ पे, और टेम्परेचर जो है दे हैव गॉन ऑन टू ऑलमोस्ट 40 डिग्री। तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है। लेकिन उनको पता है कि किस किस एरिया से आग लगेगी और फिर लोगों को कैसे बचाना है उसे। और फिर लोगों को पहले से, सीजन आने से पहले ही लोगों को बता दिया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके एरिया में आग लग जाए तो आपने कहाँ जाना है, आपके करीब तरीन इमरजेंसी का एरिया कौन सा जो सेफ एरिया होगा, कौन कौन आपको बचाने आएगा, कौन कौन से चैनल्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। मतलब डिफाइन करना, इमरजेंसी के चैनल्स भी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जैसे एनडीए में मैंने बताया, तो मैं नॉट लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर मैं यूनाइटेड नेशन मेरा जाना हुआ, और मैंने वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम पे एक स्पीच भी दी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या हैं। मतलब किसी जगह पे अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये गेज है इसका, इसके बाद अब कराची के फलां हिस्से में फ्लड आ सकता है। तो ये अर्ली वार्निंग क्रिएट करना उन सब लोगों के लिए कि आप अपनी नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे चले जाएं, या अपना पानी स्टोर कर लें आप, या इतना इनफ आपके पास रिसोर्स होना चाहिए कि आप रात गुजार सकें या दिन गुजार सकें। या आपको पता होना चाहिए कि इतना फ्लड आने वाला है, अब 2 दिन या 3 दिन आपको इस चीज़ की कमी रहेगी। तो अब लोगों को अर्ली वार्निंग देना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने अवेयरनेस की बात की। यूजुअली हम देखते हैं कि हम कोई भी इंसिडेंट होता है उसके जो काजेज होते हैं वो हायर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। आप कह सकते हैं कितना जो आम पब्लिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसमें कितना अथॉरिटीज का किरदार होना चाहिए? देखें अथॉरिटीज़ जो हैं वो तो अपनी अथॉरिटी लेकर आ सकती हैं ना, वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं उस कानून को, लेकिन कानून को समझना लोगों का काम है। जैसे अगर आप इशारे पे खड़े हैं तो लोगों को ये बताना कि इशारे के ऊपर, कि अगर आप क्रॉस करेंगे इशारे को, रेड सिग्नल पे क्रॉस करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन लोगों में ये बात ऐसे उनको समझाना कि रेड सिग्नल का मतलब है रुकना, अभी मेरा ख्याल है वहां पे भी हमारे लोगों को गैप है। हमें लोगों को पता ही नहीं है कि रेड सिग्नल पे रुकना है। उनको शायद अभी ये अवेयरनेस डिलीवर करने की जरूरत है कि मतलब
रेड सिग्नल तो मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन फ्लड में क्या करना है, जब आग लग जाए तो क्या करना है, लोग बाल्टियां लेके पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि आपको पता ही नहीं है कि वो किस किस्म की आग है। मतलब लोग बाल्टी लेके आग बुझाने पहुंचे हैं, पता लगे एक छोटी सी आग थी, लेकिन आपने पानी फेंका और वहां पे इलेक्ट्रिक था। मुल्तान से आगे अहमदपुर शर्किया में वाकया हुआ था, जब पेट्रोल का टैंक गिर गया था और सब पेट्रोल लेने चले गए थे, तो वो सारे उससे वो जल गए थे। ये अफसोसनाक वाकया हुआ था कुछ साल पहले। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का और फिर पाकिस्तान का, इस तरह के जितने इंसिडेंट यूजुअली जो वाकया होते हैं, तो कहाँ लगता है कि पाकिस्तान में जो इस तरह के रूम में होने वाले जो वाकयात हैं उससे केयरलेस हुई है, उसे बचा जा सकता था या बचाया जा सकता था? लेकिन जो वाकयात हो चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन करना कंपैरेटिवली आसान भी होता है और पॉइंट आउट और तनकीद करना आसान होता है, लेकिन मेरे हिसाब से उससे सीखा क्या आपने? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने सीखा क्या, उस हादसे से क्या सीखा? आप हादसे से ये भी सीख सकते हैं कि आप दोबारा कभी गाड़ी पे ना चढ़ें, लेकिन आप हादसे से ये भी सीख सकते हैं कि आप कितनी केयरफुल ड्राइविंग करेंगे नेक्स्ट टाइम, या आपकी गाड़ी में कौन से फीचर होने चाहिए। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स होनी चाहिए जो गाड़ी खुद रुक जाए, या गाड़ी के अंदर सेंसर्स लगे होने चाहिए जो गाड़ी आपको बताए कि गाड़ी को आप ब्रेक लगा दो। तो यहाँ पर तो हम गाड़ी को वहां ले गए हैं जहाँ पे गाड़ी को समझ आ गई है कि कहाँ रुकना है, लेन कहाँ से कहाँ क्रॉस करनी है। मतलब अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक इंडेक्स होता है कि आप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में कहाँ है, जहाँ पे आप किसी भी इमरजेंसी को निपट सकते हैं, उस निपटने वाले का एक इंडेक्स होता है। ऑस्ट्रेलिया उसमें चौथे नंबर पे है दुनिया। मतलब इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं, हर लेवल के ऊपर, ना सिर्फ अथॉरिटेटिव लेवल के ऊपर बल्कि अवेयरनेस लेवल के ऊपर। लोगों को भी पता है कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, लोगों को भी पता है यहाँ आग लग सकती है, लोगों को यही पता है कि हमारे घर में आग लग सकती है, हमें क्या करना चाहिए। मतलब अवेयरनेस इतने डीप डाउन लोगों में एम्बेड हो गया। ये तो मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। अब उसका एजुकेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट है कि छोटे छोटे बच्चे, अब आपको पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दो, तो वो स्कूल जाते हैं, उनकी वो अभी नर्सरी प्रेप के अंदर हैं, लेकिन वो जब चाइल्ड केयर में थे, जब वो 3 साल के थे, तो जहाँ चाइल्ड केयर जाते हैं आप, तो चाइल्ड केयर में उनको बताया जाता है कि आग लग जाए तो क्या करना, स्कूल में से स्कूल से बाहर कहाँ जाना है, कौन सी जगह जो सेफ होगी स्कूल के बाहर, जहाँ पे वो छोटा चाइल्ड के सेंटर होता है, तो वहां पे जाकर उनको पता होता है कि कहाँ जाना है और कौन सी सीढ़ियां इस्तेमाल करनी है। यानी आम लिफ्ट से नहीं जाना, आम सीढ़ियों से नहीं जाना, बल्कि स्पेशल सीढ़ियां जो फायर की सीढ़ियां उस बिल्डिंग में बनी हुई, उनके जरिए नीचे जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाना है, नीचे जाके लोगों को गिनना है कि हमारे साथ हम 20 बच्चे थे, अब हम 20 नहीं है, तो कहाँ है बाकी। ये बातें बच्चों को 3 साल की उम्र से सिखाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतने लो हैंगिंग फ्रूट तभी मिलता है आपको जब आप बहुत डीप डाउन जाके बच्चों में एम्बेड कर दें कि ये क्या है। ये तो सिर्फ फायर की बात कर रहा हूँ, एब्डक्शन जो कि किसी को अगवा कर दिया जाता है, उसके बारे में भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है 3 साल की उम्र में कि क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ पे लोगों की पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उन्होंने 10-10 अर्थक्वेक देखे होते हैं लाइफ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अर्थक्वेक आ जाए या ज़लज़ला आ जाए तो क्या करना चाहिए। यहाँ भी अब मैं भी, मेरा 5 साल का बच्चा है, मैं अगर उसको बुलाऊँ यहाँ पे तो आपको बताएगा कि अर्थक्वेक में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको इतनी प्रैक्टिस करवाई गई है उस टाइम पे। हालांकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइल ऐसी, यहाँ पे अर्थक्वेक तो वैसे ही नहीं आते, लेकिन हर तरह के डिजास्टर से तैयार रखना है। अच्छा, आपने रिसेंटली बेस्ट सीईओ ऑफ द अवार्ड जीता है, क्या खास किया जो इतने 500 लोग नहीं कर सके? सबसे पहले मैं इस बारे में कहता हूँ कि ये अल्लाह का करम है, ठीक है। मैं अल्लाह के करम को सबसे ज़्यादा वैल्यू समझता हूँ अपनी लाइफ। ये अल्लाह का करम है कि वो अगर आप कोई अच्छा काम करने निकले, वैसे भी ज़िंदगी में आप कोई अच्छा काम करने निकलें, तो रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट जो है ये बाय प्रोडक्ट हैं। जो अच्छा काम है वो सबसे बड़ा इनाम है। तो मैं जो इवैक्यूएशन मैंने बताया, जो मेरा बिजनेस है वो इमरजेंसी रिस्पांस और इमरजेंसी मैनेजमेंट के ऊपर है। मतलब हम लोगों को ये भी सिखाते हैं कि प्रिपेयर्ड कैसे होना है किसी भी आफत के लिए। और फिर हमने रियल टाइम डाटा का कॉन्सेप्ट लाया है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर। मतलब रियल टाइम डाटा के साथ आप प्ले कर सकते हैं। आपको रियल टाइम वेदर डाटा रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आपको रियल टाइम एजरी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो जियोलॉजिकल सर्विस रिपोर्ट्स हैं वो रियल टाइम में आ रही हैं, आपको बता रही हैं कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। तो जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग और उस डाटा एनालिसिस का जो काम है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ऑस्ट्रेलिया को वो, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है
कि वो ऑस्ट्रेलिया को नंबर 4 से नंबर 1 ले जाएगा। तो क्योंकि एज अ माइग्रेंट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिस मुल्क में आए हैं, जिस मुल्क का खा रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं, उस मुल्क को, उस ज़मीन को कुछ वापस करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मेरा लाइफ का टारगेट ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की ये जो इवैक्यूएशन जो हमने रिस्पॉन्स की ऐप बनाई है, अगर 4th नंबर से नंबर 1 पे ले जाएगी, तो फिर दुनिया कहेगी कि हाँ, माइग्रेंट्स जो हैं, जो लोग हिजरत करके आते हैं इस दुनिया में, वो उस कंट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एज अ महाजिर भी मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी अच्छा, तरक्की में। ये एक और बात भी है, पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है शायद, आप नहीं समझा कि पाकिस्तान में जाके सर्व किया जाए, या फिर पाकिस्तान में से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या किसी अथॉरिटीज ने आपको एक्सेस किया हो? जी, जी, बिल्कुल मुझे ऑफ़र्स आई पाकिस्तान से, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग के तौर पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी अब लाइफ़ का एक नया पैटर्न यहाँ पे मौजूद है, और आप कुछ चीज़ें जो हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल है, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों में पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि वो पीछे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका टेक्नोलॉजी के यूज़ को वो समझ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन उसका पॉज़िटिव यूज़ या उसको पॉज़िटिवली कितनी जल्दी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डाटा कोलैबोरेशन वाला काम जो है, वो क्योंकि हमारे पास बैकएंड पे डाटा नहीं है। अभी पाकिस्तान में आपके पास बैकएंड के ऊपर डाटा नहीं है, उस डाटा को बाँटने का निज़ाम प्रॉपर नहीं है। तो चीज़ें जो मैं बनाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर जाके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो डाटा आपको इतना ज़्यादा अवेलेबल है, डाटा मतलब आपके एक्सेस है डाटा के साथ, आपको हर चीज़ का डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन, हर चीज़ आप कोई भी चीज़ सर्च करना शुरू करें तो आप तुरंत से पहले डाटा निकालते हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किए हैं वो प्लगइन कि आप हमारे डाटा के अंदर प्लग इन करें और आप ये इन्फॉर्मेशन लोगों को दें। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इस लेवल पे है। तो जब तक पाकिस्तान में इस लेवल का इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा कि हाँ, लोगों को ये वाला डाटा देना चाहिए या लोगों को ये डाटा की एक्सेस होनी चाहिए, तो तब तक मेरा ख्याल है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चीज़ें जो मुश्किल हो जाएँ। अच्छा, पाकिस्तान को बदकिस्मती से पिछले कई सालों से कई डिजास्टर का सामना रहा है, और आई होप सो अल्लाह ना करे कि इस तरह के मजीद को वाक़ आए। मैं दो पैगाम आपसे चाह रहा हूँ, एक आम पब्लिक अवाम, पाकिस्तान के अवाम के लिए, और दूसरा जितने सरबराहान हैं, लाइक रेस्क्यू के जो हेड हैं या इंडिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, बाकी हैं, उनके लिए कि कैसे वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, और स्पेशली अवाम के लिए, अवाम की कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, एट द एंड डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ऊपर ही होगा, वो इंसानों के ऊपर आता है। इंसानी जान को बचाना नंबर 1 प्रायोरिटी है। बाकी घर भी बन जाते हैं, आपकी जायदादें, ज़मीनों के ऊपर दोबारा फसलें आ जाती हैं फ्लड के बाद, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन इंसानी जान को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें किस इमरजेंसी में हमें क्या करना है। नंबर 1, उनको स्कूल लेवल से ये सिखाना पड़ेगा कि आपके इलाके में अगर ज़लज़ला आता है तो ज़लज़ले के दौरान आपने ये एक्ट करने हैं अपने इलाके के हिसाब से, उस प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे बच्चों को सिखाया था कि आप टेबल के नीचे चले जाएं, या फलां यहाँ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर मजबूत हैं तो बिल्डिंग तो ज़लज़ले से जल्दी जल्दी गिरेगी, जो बिल्डिंग बनी इस तरीके से। लेकिन जो कच्चे घर हैं उनको पता होना कि अच्छा इस कच्चे घर है, इस घर की प्रोफाइल ये है, तो आपने घर से बाहर चले जाना है, या फलां जगह पर आप रुकेंगे तो शायद आपकी जान बच सके। तो मेरा ख्याल है जान बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी हमने पिछले 15-20 सालों में इतने डिज़ास्टर देख लिए हैं और इतने बड़े लेवल के डिज़ास्टर देख लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारे सीखने की रफ्तार ज़लज़ले या आफात आने की रफ्तार, मतलब हमारा अगर एफए का एग्ज़ाम है और आप मैट्रिक की तैयारी में लगे हैं तो एफए का तो एग्ज़ाम आने वाला है, या बीए का एग्ज़ाम सर पे खड़ा है। तो पाकिस्तान उन 10 कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे अगले 15 से 20 साल में बहुत ज़्यादा आफात आएंगी। मतलब ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कभी कभी आपको किसी और की गलती का नुकसान भी उठाना पड़ता है। मतलब आप रोड पर जा रहे हैं तो किसी और की गलती से भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस जोन में है जहाँ पे डिज़ास्टर्स बहुत स्पीड से आएंगे। हम क्या उस स्पीड से डिज़ास्टर्स के लिए तैयार भी हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हमें अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी पड़ेगी इस लेवल के ऊपर कि आप जब बिल्डिंग बनाने जाएं तो बिल्डिंग सिर्फ उसका नक्शा मंजूर ना करवाएं, ये भी देखें कि अगर ज़लज़ला आ गया तो क्या करेंगे। तो
फिर लोकल काउंसिल्स को इस चीज़ पे एजुकेट करने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ जो आपका दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जैसे एनडीए में है या आपकी जो फायर रेस्क्यू सर्विसेज वगैरह हैं, उनको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है नीचे लोकल बॉडीज तक जाकर। मतलब सिर्फ आप कानून पास कर देने से वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा जब तक आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करवाने का जोर नहीं। तो जब तक आप लोकल बॉडीज तक जाकर लोगों में ये शऊर पैदा नहीं करेंगे कि जब आपके घर का नक्शा मंजूर हुआ तो यार ये काम भी करें आप। लेकिन मसला ये है कि वहाँ को जब कह दिया जाता है कि आगे पुल टूटा हुआ है या इस दीवार के आगे नहीं फलांगना आपने या नहीं देखना, गहरी खाई है या इस तरह के वाकयात हैं, आगे रोड टूटा हुआ है, वो देखते हैं कि क्या होगा कि हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब वहाँ को कैसे फिर वो डंडे से क्या क्या करेंगे। छोटी ने तो अपना जो किरदार है वो अदा कर दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अवाम नहीं मानती। अब इसका सोल्यूशन क्या? अच्छा, ये एक सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। मतलब अगर आपने तो किसी की बात नहीं सुनी तो फिर किसी की बात आपने सुननी ही नहीं, ठीक है। फिर तो जल्जला आ जाए या आपके ऊपर सैलाब आ जाए या कुछ भी आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी आधी आबादी खत्म होगी। जब तक इतने लेवल का इम्पैक्ट नहीं आ जाता कि पाकिस्तान 25 करोड़ से 5 करोड़ पे आ जाए, क्या हम उस वक्त का इंतजार करेंगे कि हमारी आबादी ही खत्म हो जाए? मतलब पाकिस्तान की आबादी 1 करोड़ रह जाए पीछे, बाकी सब लोग किसी जल्जले नजर हो गए हैं या फ्लड की नजर हो गए हैं। देखिए, फ्लड बहुत एक बड़ा इम्पैक्टफुल इवेंट है। फ्लड से सिर्फ यही नहीं होता कि आप जो लोग हैं उसको इमीडिएटली आप पानी में डूब गए या कुछ इस तरह, तो उसके बाद जो डिजीजेस का सिलसिला शुरू होता है, मतलब जो वाटर बोर्न डिजीज है, पाकिस्तान वाटर बोर्न डिजीजेस देखें, जिगर के अमराज, लोगों के स्टमक का प्रॉब्लम, और भी बहुत से एलिमेंट हैं जो आप शामिल हो रहे हैं। आपका जो जो बचने का, जिंदगी पूरी जीने का जो चांस है, वो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 85 साल की उम्र तक जिंदा रहते हैं तो पाकिस्तान में आप 60 साल की उम्र में वापस जा रहे हैं इस दुनिया से। क्यों? उन सब आफात का इम्पैक्ट है ये कि आपका लत से जल्जला आया, वहां पे इतने ज्यादा धुएं के बादल इकट्ठे हो गए, या आपके हर साल इन्वायरमेंटली आप देखते हैं कि वहां पे स्मोक का बहुत ज्यादा इवेंट है, इतनी ज्यादा स्मोक होती है, वो जितनी भी धुंध आपके अंदर जा रही है, ये वो असल में पोल्यूशन है, वो नीचे आ गई है पोल्यूशन, तो आपको नजर आ रही है। तो इतनी पोल्यूशन आपके हवा में हर वक्त मौजूद है, लेकिन सर्दियों में वो एविडेंट हो गई है कि आपको नजर आने लगी है। इसका मतलब है कि आप उसी हवा में सांस ले रहे हैं। तो आप 60 साल के बजाय हो सकता है अगले 5-10 सालों में आपको नजर आए कि लोग 45 साल की उम्र में जा रहे हैं, फिर 40 साल की उम्र में जा रहे हैं, फिर 30 साल की उम्र में लोग जाने लग पड़ेंगे। मतलब वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, क्योंकि इंसान का जिस्म एक तरीके से अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसके अंदर एक कैपेसिटी, बर्दाश्त करने की भी एक कैपेसिटी है। अगर आप धुएं के अंदर 2 मिनट से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते, तो स्मोक में आप सोचता है 5 साल या 7 साल निकाल लें या 10 साल निकाल लें। तो मेरा ख्याल है अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फिर हमारी दास्तान वही हम देखते हैं, दास्तान होगी। दास्तानों में हम नॉर्मली जो हकाम बाला की तरफ देखते हैं, वहीं पे आम आवाम है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखा जाए और जो SOPs बनाए गए उन पे अमल किया जाए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता इस तरह के जो वाकयात हैं, जो हादसात हैं, जो आफात हैं, वो आते रहेंगे। और दूसरी तरफ जो हुकाम बाला है और हायर अथॉरिटी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को समझाया जाए, हर तरह का जो टूल है वो यूज़ किया जाए और जो SOPs हैं उनको अमल दरामद करने के लिए अपना जो किरदार है वो निभाया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी दुआएं आपके लिए, बेस्ट विशेज़। इसी तरह मज़ीद आप कामयाबियाँ संभालते रहें, समेटते रहें, और आई विश कि आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में आके सर्व करें, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को यहाँ से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इस तरह के वाक़यात आप में कई हैं, शायद यहाँ बैठ के भी अपनी जो खिदमात हैं वो दे सकते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन और वो लम्हा और वो वक्त लाज़मी आएगा जब पाकिस्तान इसी तरह की तमाम जो आफात हैं उनसे जो पाक हो जाएगा, बच सकेगा, और उनमें जो वाज़ेह कमी सामने आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।